हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन एक हीट इंजन है जिसके अंदर हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। अब हीट जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है इस आईसी इंजन के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो चाहे गैस इंजन हो, इन इंजन के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कंबशन करना होता है फ्यूल एंड एयर का। पेट्रोल इंजन के अंदर पेट्रोल और एयर का कंबशन करा जाता है, डीजल इंजन के अंदर डीजल एंड एयर का कंबशन करा जाता है, राइट। तो ये तो आपको पता है कि कंबशन होता क्या है, बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं। जब किसी लकड़ी को आप जलाते हैं तो क्या है, वो कंबशन ही तो होता है ना। वुड को जलाते हैं, है ना, या फिर आप घर में गैस जलाते हैं, वो क्या है, कंबशन तो होता है। तो कंबशन इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें फ्यूल और एयर मिलते हैं और उनके मिलने पे हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में कुछ गैसेस निकलती हैं। आईसी इंजन के अंदर भी सेम प्रिंसिपल काम करता है। इसके अंदर भी आप जो फ्यूल डलवाते हैं, है ना, जो आप पेट्रोल पंप पे जाके अपनी गाड़ियों में तेल डलवाते हैं, जिसको आप तेल कहते हैं या ऑयल कहते हैं, जिसको आप पेट्रोल या डीजल कहते हैं या फिर सीएनजी कहते हैं अगर वो गैस इंजन है आपका। तो उसके अंदर बेसिकली जब आप फ्यूल डलवाते हैं तो फ्यूल और एयर मिलके कंबशन करते हैं। जिस कंबशन से हीट मिलती है उसी हीट से आपको पावर मिलती है, जिससे कि आपका इंजन चलता है, जिससे कि आपकी गाड़ी चलती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि कंबशन किस प्रकार से होता है आपके एसआई इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन में, और जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है नॉकिंग, वो क्या होता है आपके पेट्रोल इंजन में। आखिर ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है हमारे इंजन के लिए, ये देखना है हमें इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज कंबशन एंड नॉकिंग इन एसआई इंजन और पेट्रोल इंजन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये कंबशन इन द एसआई इंजन का ये पूरा प्रोसेस जो है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इंजन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं। जैसे कि उसके अंदर सक्शन होता है ना। सबसे पहले आपका इंजन सक्शन करता है, जिसके अंदर आपका एयर एंड फ्यूल आपका आता है ना। अब आपको पता है कि पेट्रोल इंजन है तो उसके सक्शन में क्या आएगा, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर आएगा। क्या आएगा, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर आएगा। अब ये एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आता है दोस्तों, फिर क्या होता है, कंप्रेशन होता है उसका। अब कंप्रेशन तो आपको पता ही है क्या, किसका करेंगे हम लोग, इसी एयर एंड फ्यूल मिक्सचर का कंप्रेशन करेंगे, जिसके दौरान आपका प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग दी कंप्रेशन। ओके, कंप्रेशन जैसे ही आपका खत्म होने वाला होता है ना दोस्तों, तो पेट्रोल इंजन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्पार्क प्लग होता है, कंप्रेशन के खत्म होने से थोड़ा पहले ही क्या हो जाता है, स्पार्क प्लग अपना काम कर देता है, स्पार्किंग होती है। स्पार्क क्या होता है, जैसे कि आप लाइटर का इस्तेमाल करते हैं ना घर में गैस जलाने के लिए, तो समझ लो कि इसके अंदर ही स्पार्क प्रोड्यूस होता है, बहुत ही हाई वोल्टेज का स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपका जो कंप्रेशन है, जब कंप्रेशन करते हैं, किसका कंप्रेशन करते हैं, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर, वो जब कंप्रेस हो जाता है तो बहुत ही हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है। और इस हाई प्रेशर टेम्परेचर कंप्रेस एयर के अंदर जब हम क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं, तो वो कंबशन हो जाता है। तो स्पार्किंग होती है, उसके बाद कंबशन हो जाता है। कंबशन होने से क्या निकलती हैं, बहुत सारी, कंबशन के अंदर क्या होगा, गैसेस निकलती हैं। वही गैसेस आपके पिस्टन पे एक्ट करती हैं, जिससे कि पिस्टन वर्क करता है और उससे आपको पावर मिलती है ना, पावर स्ट्रोक में पावर मिलती है। इसके बाद कंबशन के बाद पावर स्ट्रोक होता है, इसमें आपका पावर मिल जाती है और फिर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अगर आप इस डायग्राम में इस एनिमेशन को देखेंगे कि इंजन कैसे काम करता है, यहाँ पर आप देखेंगे जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं वो आपकी घूम रही हैं, दीज आर द वॉल्स, ठीक है। तो ये वॉल जब आपकी इनलेट वॉल आपकी यहाँ पे इनलेट वॉल ओपन होती है तो यहाँ से आपका सक्शन होता है, देखिए चार्ज आपका अंदर आता है तो इनटेक हो जाता है ना। उसके बाद आपका कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन खत्म होने वाला ही होता है कि जो ये स्पार्क प्लग है जो सेंटर में देख रहे हैं वो आपका स्पार्क क्रिएट करता है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे एक स्पार्क क्रिएट होता है जिससे कि ये वो कंबशन हो जाता है उस मिक्सचर का। कंबशन से जो गैसेस निकलती हैं वो आपके इस पिस्टन पे लगाती हैं फोर्स, इसे फोर्स अप्लाई करती हैं, इससे पिस्टन अपना मोशन करता है और इसी मोशन के दौरान पावर प्रोड्यूस होती है और वही पावर जो आपके यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट पे प्रोड्यूस होती है उसे ब्रेक पावर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है। लेकिन जो हमने ये प्रोसेस देखा दोस्तों, इसको अगर हम रियलिटी में देखना हो कि आपके जो पेट्रोल इंजन के अंदर अगर इसको हमें ड्रॉ करना हो, इसको डायग्राम को देखना हो कि पेट्रोल इंजन के अंदर कंबशन की जो स्टेजेस होती हैं, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें एक प्रेशर और एक
थीटा, थीटा मतलब होता है क्रैंक एंगल। आपको पता है कि जब पिस्टन मोशन करता है, ऊपर या नीचे मोशन करता है, तो आपका जो, लेट मी जस्ट शो यू दिस, जब आपका पिस्टन ऊपर नीचे मोशन करता है, देन इन दैट कंडीशन आपका जो क्रैंक है वो रोटेशनल मोशन करता है, इट डज द रोटेशनल मोशन। ओके, वो आपका करता है रोटेशनल मोशन। जब पिस्टन आपका ऊपर नीचे मोशन करता है तो आपका जो क्रैंक है वो आपका रोटेट कर रहा है। देखिए रोटेट कर रहा है कि नहीं रोटेट कर रहा है, यानी एक एंगल से रोटेट करता है। थीटा क्या है आपका, यहाँ पर मैं थीटा ले रहा हूँ, थीटा आई एम टेकिंग द एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। थीटा इज द टेकन एज एंगल ऑफ क्रैंक रोटेशन। कितने एंगल से क्रैंक रोटेट कर रहा है उसे हम थीटा एंगल लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब पिस्टन अपना मोशन करता है, अपने स्ट्रोक्स को करता है, तो क्रैंक का रोटेशन मोशन होता है, क्रैंक जो है रोटेशनल मोशन करता है। ओके, और आपको पता ही है कि जैसे 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जितनी बार, जैसे 4 स्ट्रोक के अंदर 2 रिवॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। तो जितनी बार आपका पिस्टन स्ट्रोक करता है 180 डिग्री से क्रैंक रोटेट करता है। तो हम ये देखेंगे कि आपके पेट्रोल इंजन के अंदर जब कंबशन होता है तो प्रेशर और क्रैंक एंगल के बीच में किस प्रकार का बिहेवियर आता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे, अगर वैसे तो कंबशन एक ऐसा फिनोमेना है, अगर आप इसको देखना चाहें उससे पहले तो आप इस तरीके से देखेंगे कि इतनी ज़्यादा हीट निकलती है ना जो इंजन के अंदर। आप अगर विजुलाइज करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से कुछ होता है आपके इंजन के अंदर, देख रहे हैं, सो मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इनसाइड द इंजन ड्यू टू द कंबशन। बहुत ज़्यादा हीट, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, और वही गैसेस आपके इस पिस्टन के ऊपर, जो पिस्टन आप देख रहे हैं, इस पिस्टन पे लगाती हैं फोर्स, जिससे पिस्टन मोशन करता है और क्रैंक रोटेशनल मोशन करता है, जिससे कि पावर प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ अगर हम देखें कि आपके प्रेशर थीटा डायग्राम, यानी प्रेशर और क्रैंक एंगल का अगर हम एक डायग्राम बनाएं इसी सारे प्रोसेस के बारे में, जो प्रोसेस आपके होते हैं पेट्रोल इंजन के अंदर, तो इसको 2 प्रकार से हम देख सकते हैं। एक डायग्राम होता है आपका थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल होता है आपका प्रेशर और क्रैंक एंगल का डायग्राम, जब ये पूरा प्रोसेस होता है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमको अच्छे से पता है कि पेट्रोल इंजन के अंदर सक्शन कब होता है, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा पहले ही हो जाता है। यह है टॉप डेड सेंटर, पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से पहले ही आपका सक्शन होता है, फिर आपका कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है। जब कंप्रेशन होता है तो पिस्टन टॉप बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पहुंच जाता है, ये तो आपको पता ही है। जब पिस्टन सक्शन करता है, जब सक्शन होता है तो पिस्टन टॉप से बॉटम डेड सेंटर आता है। जब कंप्रेशन होता है तो पिस्टन जो होता है वो कहाँ जाता है, बॉटम से टॉप डेड सेंटर, यहाँ पहुँच गया, टॉप डेड सेंटर की ये पोजीशन है। ओके, जिससे कि आपका 180 डिग्री, आपको पता है 180 डिग्री का एंगल बनाता है आपका क्रैंक। थीटा कितना हो जाएगा, क्रैंक एंगल कितना हो जाएगा तब डिग्री में, 180 डिग्री, क्योंकि कंप्रेशन का स्ट्रोक कितने एंगल में होता है, जब कंप्रेशन का स्ट्रोक होगा तो 180 डिग्री से क्रैंक रोटेट करेगा। उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुँच गया टॉप डेड सेंटर पे, है ना, उस टाइम पे ही आपका कंबशन हो जाता है, वहीं पे स्पार्क होता है, वहीं कंबशन हो जाता है। आइडियल में तो यही होता है ना, आइडियली तो हम यही समझते हैं कि आपका स्पार्क कहाँ पे होता है, जब कंप्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है थ्योरेटिकल प्रेशर थीटा डायग्राम। तो इसके अंदर हम ये मानते हैं कि जब आपका कंप्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉप डेड सेंटर पे, जब पिस्टन पहुंच गया, जब 180 डिग्री का आपने क्रैंक ने रोटेट कर लिया, उसके बाद यहीं पे आपका स्पार्क भी होता है, पॉइंट बी पे यहीं पे स्पार्क भी होता है, और यहीं पे स्पार्क के बाद कंबशन हो जाता है। कंबशन होने पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसलिए प्रेशर देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। जब आप पॉइंट नंबर सी पे पहुंच जाते हैं तो इस टाइम, इस पॉइंट के बाद, कंबशन के बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है। ये देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर देखिए इसमें डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, फिर एक्सपेंशन भी कितने डिग्री का होता है, फिर से एक स्ट्रोक होगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक 180 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से ये प्रेशर और क्रैंक एंगल का रोटेशन का ये बीच का डायग्राम है आपका, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम जो दोस्तों थ्योरेटिकल डायग्राम है। थ्योरेटिकली हम यही मानते हैं कि जो आपका जब कंप्रेशन होता है तो पिस्टन अपना जो पिस्टन मोशन करता है कंप्रेशन स्ट्रोक, उससे आपका क्रैंक 180 डिग्री का रोटेशन करता है। सेम उसी प्रकार से आपका जब एक्सपेंशन होता है तो 180 डिग्री का रोटेशन करता है। ये थ्योरेटिकल है। और जो कंबशन होता है, स्पार्क होता है, वो कब होता है, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे रहता है, उस टाइम पे होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में अगर हम देखें कि कंबशन जब होता है आपके, जैसे कि जो हमने कंबशन को देखा
ये जो कंबशन हम देख रहे हैं ना, ये कि थियोरेटिकल में तो हमने ये देखा कि जो कंबशन है, पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होता है कंप्रेशन के बाद, तो वहीं पे आपका स्पार्क हो जाता है, वहीं कंबशन हो जाता है, और उसके बाद आपका एक्सपेंशन हो जाता है। लेकिन अगर हमें कंबशन को सही से पढ़ना है पेट्रोल इंजन में, तो इस स्टेजेस को पढ़ना पड़ेगा। कंबशन एक्चुअल में क्या ऐसा ही होता है कि आपने सोचा कि यार स्पार्क हुआ और सीधे कंबशन हो गया? नहीं, कंबशन की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं एक्चुअल में। अगर आप एक्चुअल में पेट्रोल इंजन को देखेंगे तो उसके अंदर कंबशन की देयर आर मैनी स्टेजेस। और वो स्टेजेस कौन कौन सी होती है, कौन कौन से स्टेजेस आती हैं इसके अंदर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने स्पार्क किया कंबशन हो गया, बहुत सारी स्टेजेस से होके गुजरता है ये, तब कंबशन कंप्लीट होता है। तो वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं कंबशन की, चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्टेज जो आपकी आती है वो है स्टेज 1, जिसको बोलते हैं इग्निशन लैग, या फिर प्रिपरेशन फेज कहते हैं इसको, प्रिपरेशन फेज। सेकेंड स्टेज आपकी आती है प्रोपोगेशन ऑफ द फ्लेम। प्रोपोगेशन ऑफ द फ्लेम, फ्लेम मतलब जो आग जला, जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसकी जो लौ बनती है, फ्लेम बनती है, ठीक है। एंड थर्ड इज कॉल्ड आफ्टर बर्निंग स्टेज। ये 3 स्टेजेस होती हैं आपके पेट्रोल इंजन यानी कि एसआई इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन के कंबशन की। कौन कौन सी स्टेज होती हैं? इग्निशन लैग, जिसको प्रिपरेशन फेज कहते हैं, सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड फ्लेम प्रोपोगेशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड आफ्टर बर्निंग। इसको अगर हम एक डायग्राम पे देखें, कौन से डायग्राम पे? एक्चुअल प्रेशर एंड क्रैंक एंगल डायग्राम पे देखें, तो इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये डायग्राम डिफरेंट होगा आपके आइडियल से, जो हमने थ्योरेटिकल देखा था उससे डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपको पता है कि जो सक्शन होता है वो थोड़ा पहले ही हो जाता है टॉप डेड सेंटर के। उसके बाद जो स्पार्क होता है वो भी थोड़ा पहले। ऐसा नहीं कि स्पार्क एग्जैक्टली जब कंप्रेशन खत्म हो जाता है टॉप डेड सेंटर पे तभी स्पार्क होता है, नहीं। स्पार्क प्लग स्पार्क थोड़ा पहले ही कर देता है, राइट। वॉल्ट टाइमिंग डायग्राम में आप इसे पढ़ते नहीं है कि स्पार्क प्लग स्पार्क कर देता है लो स्पीड पेट्रोल इंजन में 15 डिग्री पहले, और हाई स्पीड पेट्रोल इंजन में 30 डिग्री पहले। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं, जो हमने अभी स्टेजेस पढ़ी, 3 स्टेजेस जो होती हैं, इसको अगर हम विजुलाइज करें तो हमने आइडियल में क्या देखा था? देखिए टॉप डेड सेंटर है, टीडीसी। तो टॉप डेड सेंटर की जो आप लाइन देखेंगे, जो सेंटर में जो लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये पूरी टॉप डेड सेंटर की जो लाइन है, तो आप देखेंगे वैसे तो आइडली हमारा जो कंप्रेशन होना चाहिए कहाँ तक होना चाहिए? यहाँ तक होना चाहिए, ये पूरा, है ना। और फिर आपका स्पार्क होना चाहिए था। आइडियल में तो ये होता है कि आपका कंप्रेशन जब खत्म होता है पूरा यहाँ तक, तब आपका स्पार्क होता है ना, ये जो इस पॉइंट तक। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में स्पार्क थोड़ा डिग्री पहले हो जाता है। ये है पॉइंट ऑफ स्पार्क, ए जो है वो पॉइंट ऑफ स्पार्क है, यहाँ पे आपका स्पार्क हो जाता है। फिर जो पॉइंट नंबर बी है वो भी कुछ पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपकी पहली स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज जो है 1, यह है फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन, स्टेज नंबर 1, इसको इग्निशन लैग कहते हैं। जब ये स्टेज खत्म होती है तो इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट जहां तक आपका मैक्सिमम प्रेशर, ये प्रेशर है ना, यहाँ पर इस तरफ आपका प्रेशर है, तो जहां पर आपका प्रेशर बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता है ना, उस पॉइंट तक और जिस पॉइंट पे आपकी पहली स्टेज खत्म हुई है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो स्टेज है, ये इसको बोलते हैं स्टेज नंबर 2, दैट इज कॉल्ड फ्लेम प्रोपोगेशन। थर्ड स्टेज कौन सी होती है? जहां पर आपका मैक्सिमम प्रेशर डेवलप हो जाता है आपके कंबशन के दौरान, उसके बाद से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट नंबर डी है, ये पॉइंट नंबर डी है, लिखा यहाँ पे, बट दिस इज द पॉइंट डी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेज है, ये है आपकी स्टेज नंबर 3, जिसको आफ्टर बर्निंग स्टेज कहते हैं। अब इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है स्टेज। अच्छा, एक चीज़ और है, जो मोटरिंग कर्व आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, सॉरी, तो इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जिसमें मोटरिंग कर्व यहाँ पे मेंशन किया गया है वो क्या होता है? देखिए, मोटरिंग कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो बनता है, मोटरिंग कर्व आपको आप जब पढ़ते हैं ना कि टेस्टिंग ऑफ द इंजन, तो मोटरिंग कर्व के अंदर हम ये एक कर्व होता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं टू फाइंड फ्रिक्शन पावर। जब हमें फ्रिक्शन पावर फाइंड करनी होती है ना किसी इंजन की, टू फाइंड फ्रिक्शन पावर ऑफ इंजन, तब हम ये कर्व बनाता है हमारा, जिसमें हम इंजन इज ऑपरेटेड बाय मोटर, इंजन को मोटर से चलाते हैं, इंजन इज ऑपरेटेड बाय मोटर, इंजन को एक मोटर से चलाते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये इस प्रकार का कुछ कर्व बनता है, इसको मोटरिंग कर्व कहते हैं। इंजन के अंदर फ्रिक्शन पावर को फाइंड करने के लिए इंजन को मोटर से चलाते हैं, तब ये कर्व बनता है, दैट इज कॉल्ड मोटरिंग कर्व।
इस कर्व के अंदर एक खास बात क्या होती है, आप नोटिस करेंगे इसमें कोई कंबशन नहीं होता, कंप्रेशन खत्म होता है, सीधे एक्सपेंशन हो जाता है। मतलब इसमें आपका कोई कंबशन नहीं होगा। ये कर्व है जो विदाउट कंबशन, बिना कंबशन के कर्व बनता है, क्योंकि इसके अंदर कंबशन करते नहीं है। इसमें तो हम सीधे इंजन को मोटर से चलाते हैं, और हम देखते हैं कि जब इसके अंदर सब प्रोसेस होते हैं कंप्रेशन एक्सपेंशन के, तो कितना फ्रिक्शन बन रहा है इंजन के अंदर, कितना फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है, मतलब कितनी फ्रिक्शन है, और उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने की कितनी पावर रिक्वायर्ड है। उसी फ्रिक्शन पावर को मेजर करते हैं मोटरिंग कर्व से। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि यार अगर आप नोटिस करोगे कि इग्निशन लैग जो पहली स्टेज है वो क्यों होती है। पता है आपको इग्निशन लैग क्या होता है? इग्निशन लैग बेसिकली होता है, इसको इग्निशन लैग भी कह सकते हैं, इसको आप इग्निशन डिले भी कह सकते हैं। व्हाट इज दिस इग्निशन लैग और इग्निशन डिले? बेसिकली ये होता है द टाइम गैप बिटवीन स्पार्क एंड इग्निशन। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी भी फ्यूल को जब जलाते हैं तो तुरंत जल जाता है, ऐसा नहीं होता। कोई भी फ्यूल तभी जलता है जब वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में SIT होता है। जब फ्यूल इस टेम्परेचर पे पहुंचता है, जो कोई भी फ्यूल हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, किरोसिन हो, अल्कोहल हो, हाइड्रोजन गैस हो, है ना, कोई भी गैस, कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड जो फ्यूल है, इवन चाहे लकड़ी क्यों ना हो, जिसको आप जलाते हैं, कोयला हो, हर फ्यूल का अपना एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है। इस पे पहुंचने के बाद ही वो फ्यूल जल सकता है, उससे पहले चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले वो नहीं जलेगा। जब तक वो अपने इस टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता वो नहीं जलता। सो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ डीजल और पेट्रोल और एनी फ्यूल, माय डियर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी फ्यूल, किसी भी प्रकार का फ्यूल, जब तक इस लोवेस्ट टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता वो नहीं जलता। लेकिन अगर ये अपने इस टेम्परेचर पे अपने आप पहुंच जाता है, आप कुछ जलाने की कोशिश भी ना करो, अपने आप पहुंच गया, गर्मी की वजह से बहुत हाई टेम्परेचर हो रखा है, और इसकी वजह से अगर वो अपने टेम्परेचर पहुंच गया तो बिना किसी स्पार्क के भी वो जल सकता है। ये भी एक खास बात है। जैसे कि मान लो कि आपकी गैस है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए तो क्या हो सकता है, आपका फ्यूल अपने आप जल भी सकता है ना, किसी और परिस्थिति की वजह से। जैसे कि आप देखते हो जंगलों में आग लग जाती है। क्यों जंगलों में आग कैसे लग जाती है? जो आपके पत्तियां होती हैं, जो पेड़ होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उससे क्या होता है कि वो वुड जो होता है, वो पत्तियां जो होती हैं, वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाती हैं सूरज की गर्मी से, तो अपने आप जल जाती हैं, बिना कोई आग लगाए वो जल जाती हैं। यही होता है, राइट। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, जब तक वो पहुंचोगे नहीं तब तक वो जलेगा नहीं, चाहे कितनी कोशिश कर लो। और अगर वो अपने आप पहुंच जाता है उस टेम्परेचर पे फ्यूल, तो वो बिना किसी कोशिश के भी जल जाता है, बिना किसी प्रयत्न के जल जाता है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ स्पार्क और फ्लेम वो जल जाता है। ठीक है, उससे पहले चाहे कितनी कोशिश कर लो जलेगा नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पेट्रोल, जब हम पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को जब कंप्रेस कर देते हैं और जैसे हम स्पार्क करेंगे तुरंत वो जल जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। स्पार्क करने में और उसके जलने में एक गैप आता है ना, और उसी गैप को हम बोलते हैं इग्निशन लैग। पेट्रोल इंजन के अंदर की इग्निशन लैग का यही मतलब होता है, द गैप बिटवीन द स्पार्क एंड द एक्चुअल इग्निशन जो होता है। अब ये गैप का कारण क्या होता है? कारण होता है ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। ओके, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल का होता है 210 के करीब, एंड पेट्रोल का होता है 247 से 280 डिग्री सेल्सियस के करीब। दिस इज अ वैल्यू ऑफ, ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हर फ्यूल का फिक्स होता है, हर फ्यूल का पहले से पता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। ये आपके लेबोरेटरी में कैलकुलेट किया गया है, लैब में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये। ओके, ये ऑलरेडी पता होता है कि इस फ्यूल का इतना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है। ओके, तो डीजल का 210 डिग्री है और पेट्रोल का 247 टू 280 डिग्री है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किसका कम होता है, डीजल का, पेट्रोल का? तो डीजल का कम रखा जाता है। कारण क्या होता है? कारण आपको पता है कि पेट्रोल एक ऐसा फ्यूल है जो अपने आप ही जल जाता है, मतलब बहुत जल्दी जलने वाला फ्यूल है, और डीजल एक ऐसा फ्यूल है बहुत देर में जलता है। इसीलिए उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को कम रखा गया है डीजल के, ताकि वो जल्दी जल जाए, ताकि वो लो टेम्परेचर पे भी जल जाए, इसलिए रखा गया इसका कम। और क्यों रखा गया कम ये हम बता देंगे बाद में, और इसका ज़्यादा क्यों ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो इग्निशन लैग होता है ना दोस्तों, जो लैग या डिले होता है, इसको एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल। जो क्रैंक एंगल होता है
थीटा, उसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन थीटा को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड्स में, जो टाइम होता है क्रैंक एंगल जो होता है उसको भी हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे तो आपका जो इग्निशन लैग होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है क्रैंक एंगल के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल होता है। पेट्रोल इंजन के अंदर इग्निशन लैग बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। और कितना होता है? 0.00015 टू 0.0002 सेकेंड के बीच में होता है। लेकिन इग्निशन लैग ऑफ 0.002 सेकेंड हो जाता है करस्पॉन्डिंग टू 35 डिग्री क्रैंक रोटेशन। जब क्रैंक 35 डिग्री का रोटेशन करता है उस टाइम पर आपका जो है 35 डिग्री पहले, मतलब अगर स्पार्क आपका 35 डिग्री पहले है तो उस कंडीशन में ये जो इग्निशन लैग होता है वो 0.002 सेकेंड होता है। एंड किस स्पीड पे? जब इंजन जो है पेट्रोल इंजन 3000 आरपीएम पे 3000 आरपीएम पे काम करता है। तो ये आपकी इग्निशन लैग की वैल्यू होती है सेकेंड्स में। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे पहली स्टेज के बारे में थोड़ा डिटेल। हमने इग्निशन लैग तो डिस्कस कर लिया कि इग्निशन लैग इज द टाइम गैप बिटवीन द स्पार्क एंड इग्निशन और इसकी वैल्यू क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज में होता क्या है। फर्स्ट स्टेज के अंदर सिर्फ यही नहीं होता जिसको आप इग्निशन लैग कहते हैं। इस स्टेज में एक और चीज़ होती है, जब ये लैग ख़त्म हो जाता है तो फ्यूल जलता है, और जलने पे क्या जब फ्यूल जलेगा तो क्या होगा? फ्लेम बनेगी आपकी। तो इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट स्टेज के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सेमी प्रोपोगेटिंग न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम टेक प्लेस, जिसको हम बेबी फ्लेम भी कहते हैं। न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम को आप बेबी फ्लेम कह सकते हैं। छोटी सी फ्लेम बनती है, जैसे इतनी सी फ्लेम बन गई आपकी, जिसको लॉ कहते हैं। इतनी छोटी सी एक फ्लेम बनती है, बेबी फ्लेम बनती है। ठीक है, मतलब जैसे किसी चीज़ को जलाने की छोटी चिंगारी काफ़ी होती है तो छोटी सी फ्लेम बनती है, फिर वही फ्लेम थोड़ी सी बड़ी बनती है। तो इस पहली स्टेज के अंदर, इग्निशन लैग के अंदर एक और चीज़ आती है, प्रिपरेशन भी होता है। किसका? फ्लेम का। छोटी सी फ्लेम बनती है इसके अंदर। द पॉइंट ए शोज द पैसेज ऑफ द स्पार्क। जो पॉइंट ए है इसके अंदर वो स्पार्क बताता है, एंड पॉइंट बी बताता है फर्स्ट राइज ऑफ प्रेशर बताता है। जैसा कि आप इसको मैं थोड़ा ब्रेक किया है आपके उस डायग्राम को, यहाँ पे देख सकते हैं। जो पॉइंट ए है वो स्पार्क का पॉइंट है, और पॉइंट बी जो है, यहाँ आप नोटिस करेंगे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ गया है ना, क्योंकि थोड़ा सा कंबशन स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी सी फ्लेम आपकी बन जाती है, बेबी फ्लेम बन जाती है। तो इन दोनों के बीच के जो गैप है उसे क्या बोलते हैं? पहली स्टेज बोलते हैं, इग्निशन लैग कहते हैं। सेकेंड स्टेज आपकी क्या होती है? इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ द फ्लेम। प्रोपोगेशन मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है इसका मतलब? मूवमेंट होता है, यानी फ्लेम का मूवमेंट होना, चलना। जैसे हम चलते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से फ्लेम भी चलती है। फ्लेम कैसे चलती है आपको पता ही है, जब लौ जलती है तो कैसे ऊपर ऊपर चलती रहती है। ठीक है, सो पीरियड फ्रॉम पॉइंट बी, अब जहां पर फर्स्ट स्टेज खत्म हुई वहीं से सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी। तो पीरियड फ्रॉम द पॉइंट बी वेयर द लाइन ऑफ द कंबशन डिपार्ट्स फ्रॉम द कंप्रेशन लाइन। अब कंप्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब कंप्रेशन लाइन से डिपार्ट हो जाता है आपका कंबशन और पहुंच जाता है पॉइंट सी पे। तो बी से लेके सी तक का जो पॉइंट है उसे बोलते हैं हम लोग, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, जो बी पे खत्म हुआ था आपका फर्स्ट स्टेज, और यहां पर जहां पे मैक्सिमम प्रेशर डेवलप हो जाता है, इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड स्टेज। ये आपका सेकेंड स्टेज होता है कंबशन का। ओके, इस स्टेज यहां से यहां तक होता क्या है कि जो आपकी फ्लेम है वो मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। प्रोपोगेट मतलब होता है कि अगर आपका ये कंबशन चैम्बर का डायग्राम है, कुछ इस प्रकार से अगर आपका कंबशन चैम्बर का डायग्राम है, तो इसके अंदर फ्लेम इस प्रकार से मोशन करती है, इस तरीके से, इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन। इस तरीके से वो मोशन करती है, इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन इज द मोशन ऑफ द फ्लेम इनसाइड द कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर के अंदर फ्लेम के इस प्रकार से मोशन को हम, दैट इज दिस इज, इस प्रकार से, जैसे फ्लेम है, ये फ्लेम आपकी क्या कर रही है? फ्लेम मूव कर रही है, मूवमेंट ऑफ द फ्लेम प्रोपोगेट कर रही है। इस प्रकार से फ्लेम आपकी प्रोपोगेट करती है, मोशन करती है। ओके, थर्ड स्टेज आपकी होती है आफ्टर बर्निंग स्टेज। आफ्टर बर्निंग स्टेज बेसिकली क्या होती है? ये स्टेज वो होती है जब आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है ना कंबशन के बाद, तो हमको लगता है कि अब एक्सपेंशन चल रहा है ना, अब आपकी गैसेज एक्सपेंड करवा रही हैं और पिस्टन पे फोर्स लग रहा है, आपका पिस्टन मोशन कर रहा है और पावर प्रोड्यूस हो रही है। जब आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा फ्यूल बच जाता है, सम अनबर्न्ड फ्यूल इज लेफ्ट, थोड़ा सा फ्यूल बच जाता है और थोड़ी सी हवा बच जाती है।
तो वो जो थोड़ा सा फ्यूल बच जाता है या थोड़ी सी जो एयर बचती है, जब एक्सपेंशन चल रहा होता है, एक्सपेंशन का जो स्टेज होता है, पावर स्टेज जो होती है, उस टाइम पर भी आपका फ्यूल थोड़ा सा जलता रहता है। इसी को आफ्टर बर्निंग स्टेज कहते हैं। ओके, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द थर्ड स्टेज इज यूजली टेकन एट द इंस्टेंट एट विच मैक्सिमम प्रेशर इज रीच ऑन द इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर मतलब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। तो थर्ड स्टेज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसी पॉइंट से होती है। और कहाँ तक होती है? यहाँ तक होती है। ठीक है, अब आपको हैरानी होगी जानकर कि हमारे जो नॉकिंग की जो हम बात कर रहे थे ना, इस चैप्टर का नाम है, वो नॉकिंग भी इसी स्टेज में होती है, थर्ड स्टेज में। ठीक है, इसी स्टेज में जो आप थर्ड स्टेज देख रहे हैं, इसमें इस प्रकार से कुछ कर बनता है, इसको बोलते हैं यह नॉकिंग। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉकिंग कौन से स्टेज में होती है? नॉकिंग इन लास्ट स्टेज ऑफ कंबशन ऑफ पेट्रोल इंजन। जो आखिरी स्टेज होती है कंबशन की, उसी में आपका नॉकिंग हो जाता है। ओके, इस स्टेज के अंदर किसी भी प्रकार से प्रेशर बढ़ता नहीं है। प्रेशर क्या होगा? ड्रॉप होगा, क्योंकि एक्सपेंशन स्टेज है। जब एक्सपेंशन चल रहा था, यहां से यहां तक क्या है? एक्सपेंशन है। तो उस एक्सपेंशन के दौरान भी एक थर्ड स्टेज होती है आपके कंबशन की, जिसको हम आफ्टर बर्निंग स्टेज कहते हैं। इसी स्टेज के अंदर आपका नॉकिंग भी होता है। अभी नॉकिंग क्या होता है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। ओके, प्रोपगेशन ऑफ द फ्लेम फ्रंट, वैसे तो मैंने आपको समझाया भी था कि होता क्या है। द हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लेम फ्रंट विल बी टेकन बाय द नियर बाय फ्यूल पार्टिकल्स। जब पहली छोटी सी फ्लेम बनती है ना, जैसे एक छोटी सी, जैसे आप लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना, हवन वगैरह करते हैं, तो पहली लकड़ी जब आप जलती है तो थोड़ी सी फ्लेम बनती है। फिर वो फ्लेम क्या करती है? आसपास के फ्यूल को जलाती है। आसपास का फ्यूल भी जलता है तो और फ्लेम बनती है, और तेजी से लो उठती है, फ्लेम उठती है ना। तो यही होता है, जब पहली छोटी सी फ्लेम बनती है तो वो उसके आसपास के जो फ्यूल पार्टिकल्स हैं उनको जलाती है और अनदर फ्लेम बनती है। इस प्रकार से बहुत सारी फ्लेम बनती है और वो फ्लेम मूव करती है। इसी मूवमेंट ऑफ द फ्लेम फ्रंट इन दिस मैनर इज नोन एज प्रोपगेशन ऑफ द फ्लेम फ्रंट। जब फ्लेम इस प्रकार से मोशन करती है तो उसी मोशन को हम प्रोपगेशन कहते हैं। अब इसमें आखिरी में है एंड चार्ज। एंड चार्ज क्या होता है? आपका जो कंबशन चैम्बर है, जिसमें कंबशन किया जाता है ना, कंबशन चैम्बर क्या होता है पता है? जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, और टॉप डेड सेंटर पे जब पिस्टन होता है, जैसे कि ये आपका पिस्टन है, अपने टॉप डेड सेंटर पे है कंप्रेशन के बाद, तो यहाँ जब टॉप डेड सेंटर पे होता है और इसका बचा हुआ जो वॉल्यूम है, जिसको आप क्लियरेंस वॉल्यूम भी कहते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है ना, ये पूरा दिस होल थिंग, ये सब जो शेडेड एरिया है ना, इसी को हम कंबशन चैम्बर कहते हैं। इसी के अंदर कंबशन होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पहुंच जाता है तभी कंबशन होता है। तो जब टॉप डेड सेंटर पहुंच जाता है तो उसके बाद जितना भी वॉल्यूम बचता है सिलेंडर हेड से लेके ये पूरा, इसी को कंबशन चैम्बर कहा जाता है। इसी में अंदर कंबशन होता है। एंड चार्ज क्या होता है? जब कंबशन होता है तो उसमें आखिरी में नीचे, बिल्कुल नीचे थोड़ा सा चार्ज बच जाता है कंबशन चैम्बर में, उस चार्ज को बोलते हैं हम लोग एंड चार्ज। जैसे कि ऊपर से फ्लेम बन रही है ऊपर से, तो नीचे का जो फ्यूल बचा हुआ है, जो जलने को तैयार है, अभी वेट कर रहा है, उसको एंड चार्ज कहा जाता है। कंबशन चैम्बर के एंड पे जो फ्यूल बचता है उसे एंड चार्ज कहा जाता है, जो भी जला नहीं है। ओके, प्रोपगेशन ऑफ द फ्लेम फ्रंट को अगर आप देखना है तो जब नॉर्मल कंबशन होता है, नॉर्मल कंबशन कैसा होना चाहिए कि आपके कंबशन चैम्बर के अंदर मान लो कोई फ्यूल है, इसके अंदर फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर है पूरा का पूरा। तो जब आपकी पहली फ्लेम बनती है, मान लो कि बेबी फ्लेम बनी, ये छोटी सी बेबी फ्लेम जब बनती है, तो ये छोटी सी बेबी फ्लेम जो है आगे जाके दूसरी उसको जलाती है, मान लो कि आगे जाके और फ्यूल को जलाती है, तो उसको जलाती है, फिर एक दूसरी फ्लेम बनती है, फिर तीसरी बनती है। इस प्रकार से फ्लेम बनती जाती है और पूरे के पूरे एयर और फ्यूल मिक्सचर को कंबशन चैम्बर में जला दिया जाता है। ये कंबशन चैम्बर का डायग्राम है, ये कंबशन चैम्बर का एक व्यू है आपका। तो इस प्रकार से आपका कंबशन होता है, राइट। ऐसा ही होना चाहिए, हमें लगता है कि हमें ऐसा ही होना चाहिए कंबशन, इस प्रकार से जो दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में कंबशन ऐसा होता नहीं है। हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, इसको नॉर्मल कंबशन कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों? होता ये है कि जैसे कि हमने पढ़ा, जो 3 स्टेज होती है कंबशन की, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड इग्निशन लैग, देन प्रोपगेशन ऑफ द फ्लेम फ्रंट, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द आफ्टर बर्निंग स्टेज। जो तीसरी स्टेज होती है उसके अंदर होता क्या दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो फ्लेम है वो यहाँ से जो बनी हुई है, जो आपकी छोटी सी फ्लेम बनी और वो बड़ी बनी, फिर आगे जाके वो जला रही है फ्यूल को,
जलाती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही, जलाती जा रही। तो कायदे से होना क्या चाहिए था कि यही फ्लेम आपकी जाती रहती है और पूरे फ्यूल को जला देती। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि जब ये फ्लेम बनती है, जब आप देखो जब आग जलती है तो फ्लेम बनती है, तो फ्लेम से बहुत हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ता है। प्रेशर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है किसका, आसपास जो आपके वॉल होती है, जो कंबशन चैम्बर की वॉल होती है, तो उससे क्या होता है कि जो हीट होती है, जो प्रेशर टेम्परेचर आपका बढ़ता है, तो उसकी जो हीट है वो पूरे कंबशन चैम्बर के वॉल में चला जाता है, जिससे कि आखिरी में जो चार्ज है, जो एंड चार्ज है, जो वेट कर रहा था कि मेरे जब फ्यूल आएगा है ना तब मैं जलूंगा, है ना, तो जो एंड चार्ज है जो वेट कर रहा था कि मैं जलने के लिए, ये भाई फ्लेम आएगी मैं जलूंगी, लेकिन एंड चार्ज जो है जब तक वो वेट करता है तब तक क्या होता है कि इतना टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लेम पहुंची नहीं होती, यानी जो फ्लेम पहुंचने वाली होती है, ये जो आपकी फ्रंट फ्लेम होती है जो ऊपर से आ रही है फ्रंट फ्लेम, वो पहुंचने वाली होती है लेकिन पहुंचती है नहीं। तब तक ये एंड चार्ज जो होता है क्या होता है, रीचेस इट्स सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, इतनी ज्यादा हीट पैदा हो जाती है कंबशन चैम्बर में कि जो आखिरी में जो चार्ज बचा होता है ना, वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे खुद ही पहुंच जाता है। अब आपको पढ़ा है आपने कि अगर कोई फ्यूल अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे खुद पहुंच जाएगा तो वो क्या होगा, अपने आप जल जाएगा बिना किसी फ्लेम के या बिना किसी स्पार्क के। तो होता भी यही है, जो आखिरी वाला चार्ज होता है वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे खुद ही पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जो डेवलप होता है। तो और फ्लेम ये वाली पहुंची नहीं होती, धीरे धीरे चल रही होती है, तब तक ये अपने आप जल जाता है। इसके जलने की वजह से जो खुद की जो फ्लेम है, ये जो फ्लेम देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये है फ्लेम ड्यू टू सेल्फ इग्निशन। जो खुद से आपका जो फ्यूल जला उसकी वजह से जो फ्लेम बनी, ये फ्लेम आपकी अपने आप बन जाती। और ये कैसे चलेगी, ये उल्टी चलेगी, ये वाली फ्लेम ऐसे चल रही है और ये वाली फ्लेम उल्टा चल रही है। दोनों फ्लेम आपस में जब टकराती है ना, जैसे कुछ आपने वो वाली एवेंजर वगैरह मूवीज में देखा होगा, सुपर हीरो मूवीज में, जैसे कि दो सुपर पावर टकराती हैं तो उनके बीच में जब टकराव होता है तो कैसे वेव्स जब आपस में टकराती हैं, उसी प्रकार से तो जब ये दोनों फ्लेम, ये फ्रंट फ्लेम और ये जो बैक फ्लेम जो यहाँ से चल के आ रही है, अपने आप से जले हुए फ्यूल की जो फ्लेम है, तो ये जब आपस में टकराती हैं तो इनके टकराने से क्या होता है, एक पिंजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, एक पिंजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है इन द इंजन। इंजन के अंदर एक आवाज आती है, मतलब वो आवाज ऐसी होती है जो कानों को चुभती तो है लेकिन ऐसी भयंकर नहीं होती, मतलब कि एकदम लगे कि आप आसपास के लोग भी समझ जाएंगे, लेकिन हाँ इंजन के अंदर एक आवाज आती है, पिंजिंग इरिटेटिंग साउंड आती है जब ये दोनों फ्लेम आपस में टकराती हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। इट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल कंबशन, कंबशन विथ नॉकिंग कह सकते हैं, या फिर इसको एबनॉर्मल कंबशन कहते हैं, जो हमारे को डिजायर नहीं है, हम चाहते नहीं कि ऐसा कंबशन हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। और ऐसा होता कब है, ये आखिरी स्टेज में होता है। जो आखिरी स्टेज है ना, ये लास्ट स्टेज जो देख रहे हैं, इसी को नॉकिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लास्ट स्टेज ऑफ कंबशन। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जो आपके कंबशन की जो आखिरी स्टेज होती है वहीं पे आपका ये हो जाता है, लास्ट स्टेज ऑफ कंबशन, दैट इज कॉल्ड आफ्टर बर्निंग स्टेज। ओके, अब डेटोनेशन और नॉकिंग होता क्या है, जैसा कि आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर ही दिया, अब इसको समझ भी लेते हैं। नॉकिंग इज ड्यू टू ऑटो इग्निशन ऑफ द एंड पोर्शन ऑफ द अनबर्न चार्ज इन द कंबशन चैम्बर। जो अनबर्न चार्ज होता है, जो चार्ज जला नहीं होता है, जब वो चार्ज आपका अपने आप सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है, ऑटो इग्नाइट हो जाता है, उसके ऑटो इग्नाइट की वजह से एक फ्लेम बनती है, और वो फ्लेम जब आने वाली फ्लेम से टकराती है जो ऊपर से आ रही है, तो उनके इन दोनों फ्लेम से टकराने से ही आपका नॉकिंग होती है। अच्छा, वैसे तो पेट्रोल इंजन के अंदर हम इसको नॉकिंग ही कहते हैं, लेकिन कई कई किताबों में इसको डेटोनेशन और नॉकिंग को एक ही माना गया है, इसलिए मैं इसको और लिख रहा हूं। वैसे तो नॉकिंग ही कहते हैं इसको पेट्रोल इंजन में। एज द नॉर्मल फ्लेम प्रोसीड्स अक्रॉस द चैम्बर, कौन से चैम्बर, कंबशन चैम्बर, pressure and temperature of the unburned charge increase due to compression by the burned portion of the charge. Okay, this unburned compressed charge, जो unburned charge आपका आखिरी में रहता है और जो compress है, it may auto ignite under certain temperature condition and release the energy at a very rapid rate compared to normal combustion process in the cylinder. Okay, this rapid release of energy during auto ignition causes a high pressure differential in the combustion chamber and a high pressure wave is released from the auto ignition region. जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है। बहुत सारी हाई प्रेशर एनर्जी प्रोड्यूस होती है दोनों के टकराने पे, ओके, दोनों फ्लेम के।
तो अगर आप देखोगे इस प्रकार से ये डायग्राम होता है, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ से आपकी जो फ्लेम बन रही थी इस प्रकार से आपकी फ्लेम प्रोपोगेट होनी थी आपकी, ठीक है। तो होता क्या कि आपकी फ्लेम इसी प्रकार से होनी चाहिए, इसको बोलते हैं इस प्रकार से फ्लेम प्रोपोगेशन। दिस इज इग्निशन बाय द स्पार्क प्लग, दिस इज फ्लेम प्रोपोगेशन। और ये क्या है आपकी जो आखिरी में जो चार्ज है, जो एंड चार्ज था, जो लास्ट में जो चार्ज था वो देखिए ये आपका क्या है, दिस इज योर दिस इज ये आपका जो है दिस इज योर डिफरेंट फ्लेम, अपोजिट फ्लेम है आपकी, जो आपकी अपोजिट फ्लेम है जो आपकी बनी है ड्यू टू ऑटो इग्निशन। और ये आपकी क्या है, ये फ्लेम फ्रंट है, ये जो आपकी फ्लेम फ्रंट है मतलब वो फ्लेम जो आपकी आगे से आ रही थी, ये दोनों आपस में टकराती हैं। जब इनका आपस में टकराव होता है तो उसी से नॉकिंग होता है आपका। ओके, आर यू गेटिंग दिस? दिस इज हाउ द होल प्रोसेस टेक प्लेस। सबसे पहले आपका इग्निशन होता है, एक फ्लेम बनती है, फिर आपकी फ्लेम प्रोपोगेट करती है, और फिर आपकी जो नीचे वाली जो फ्लेम होती है जब वो नीचे का जो चार्ज होता है जब अपने आप जल जाता है, ऑटो इग्नाइट हो जाता है, तो इससे जो फ्लेम बनती है इस वाली फ्लेम से टकराती है और इससे आपका नॉकिंग होता है इन द पेट्रोल इंजन। अब सोचिए जब ये नॉकिंग होगा तो सिर्फ यही नहीं होता कि साउंड प्रोड्यूस होता है, इसके अलावा क्या होता है, जो पिस्टन है, जो पिस्टन के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है ना, इस पिस्टन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, सिलेंडर पे पड़ता है, और भी सारे कंपोनेंट्स पे काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ता है। ये जब 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 दो शक्तियां टकराती हैं, जैसे कहते नहीं है दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, दो न्यूक्लियर जो वो होते हैं मिसाइल्स होती हैं आपस में टकराती हैं, तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि आसपास कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही, है ना। तो वही है कि जब ये दो फ्लेम आपस में टकराती हैं तो आपके इंजन सिलेंडर वगैरह में पिस्टन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। द मोशन ऑफ द हाई प्रेशर कंप्रेशन वेव्स इनसाइड द सिलेंडर कॉजेस वाइब्रेशन ऑफ द इंजन, इससे वाइब्रेशन होता है इंजन के पार्ट्स में, एक पिंजिंग साउंड होता है, एंड इट ऑल्सो नोन एज नॉकिंग और डेटोनेशन, इसको नॉकिंग या डेटोनेशन कहा जाता है। दिस प्रेशर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इन द पेट्रोल इंजन कैन बी अप टू 5000 साइकिल पर सेकेंड। इतना हाई जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की वो इतनी ज़्यादा हाई होती है, अराउंड 5000 साइकिल पर सेकेंड होती है। डेटोनेशन इज अनडिजायरेबल, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ है, नो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ अनडिजायरेबल एज इट अफेक्ट द इंजन परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो द लाइफ ऑफ द इंजन। As it abruptly increases certain large amount of heat energy, it also put a limit on compression ratio. पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो होता है ना एक पर्टिकुलर रेंज तक ही लिमिटेड होता है, और उसके पीछे कारण जो होता है वो यही होता है कि उसके अंदर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे अगर तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और उसकी वजह से नॉकिंग हो जाती है। इसलिए हमारे पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो लिमिट हो जाता है ड्यू टू दिस नॉकिंग प्रॉब्लम। ओके, अगर हम डेटोनेशन के इफेक्ट्स की बात करें, क्या क्या इफेक्ट होते हैं डेटोनेशन के, सबसे पहला इफेक्ट होता है नॉइस एंड रफनेस। आपके इंजन के अंदर एक नॉइस होती है, आवाज़ आती है काफ़ी ज़्यादा, है ना, बिकॉज ऑफ दिस नॉकिंग, एंड इंजन थोड़ा सा रफ चलता है, स्मूथ नहीं चलता। जैसे कहते हैं नहीं, इंजन से कोई अगर आपकी आवाज़ आती रहेगी, आप गाड़ी चला रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आवाज़ आपकी इरिटेट करेगी, है ना। आप कहोगे ना बहुत बेकार चल रहा है, मतलब गाड़ी अच्छी नहीं चल रही है। जैसे कि हम कहते नहीं कि होंडा का इंजन बहुत अच्छा होता है, 4 सिलेंडर इंजन, 3 सिलेंडर इंजन के अंदर थोड़ी सी नॉकिंग की प्रॉब्लम आती है तो आवाज़ बहुत करता है, राइट। तो ये बार बार ये नॉकिंग होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से इंजन रफ चलता है और काफ़ी सारी नॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेकेंड आपकी प्रॉब्लम आती है मैकेनिकल डैमेज। ऐसा नहीं कि अगर आपकी ये दो फ्लेम आपस में टकराएंगी तो कुछ ना कुछ डैमेज तो करेंगी। ये डैमेज आपके जो है कंबशन चैम्बर के अंदर होता है, कंबशन चैम्बर के पार्ट्स में होता है। इससे आपका सीवियर एरोजन हो जाता है आपके पिस्टन की क्राउन का, पिस्टन के जो ऊपर का हिस्सा है उसे पिस्टन क्राउन कहते हैं, उसका बेसिकली एरोजन हो जाता है। जैसे आपके कैविटेशन नहीं होता है, जैसे आपके टर्बाइंस के अंदर कैविटेशन होता है, कैविटेशन इज आपके गड्ढे हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में ब्लेड वगैरह में गड्ढे हो जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे आपके मैरीन के अंदर मतलब शिप्स वगैरह में जो आपकी टर्बाइन की ब्लेड्स होती हैं उसमें कैविटेशन होने की वजह से गड्ढे हो जाते हैं उसमें, उसी प्रकार से नॉकिंग होने की वजह से आपके पिस्टन का क्राउन जो है, पिस्टन का जो टॉप का पोर्शन है, ये जो पिस्टन का ऊपर वाला पोर्शन है, इसके अंदर होल हो जाते हैं, गड्ढे से हो जाते हैं इसके अंदर, पिस्टन के ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है, उसे पिस्टन क्राउन कहते हैं। और अगर ये आपका ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है तो उससे इंजन पूरी तरीके से ख़राब भी हो जाता है आगे जाके, ठीक है। इसके अलावा अगर इस डायग्राम से आप देख भी सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पिस्टन मेल्ट हो सकता है, सिलेंडर के बोर में स्कफिंग हो सकती है, इस प्रकार से आपके प्रॉब्लम हो सकती है, स्कफिंग प्रॉब्लम। स्पार्क सिरामिक जो है फ्रेगमेंट खत्म हो सकता है, स्पार्क प्लग जो है उसके ऊपर का मटेरियल थोड़ा रिमूव हो सकता है।
गास्केट जो आपकी होती हैं, जो आपके पिस्टन पे लगी होती हैं, रिंग्स वगैरह, उसमें लीकेज हो सकता है। सिलेंडर के हेड में भी एरोजन हो सकता है, इस प्रकार से मटेरियल रिमूव हो सकता है। एग्जॉस्ट वॉल आपकी मेल्ट हो सकती है इस तरीके से, या पिस्टन रिंग में भी क्रैक आ सकता है। देखिए पिस्टन रिंग के अंदर क्रैक आ गया आपका, जो पिस्टन की जो रिंग है ना, उसके अंदर भी आपका क्रैक आ गया। तो ये भी आपके सब प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, पिस्टन रिंग में क्रैक आ गया, गड्ढा आ गया आपका। तो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल डैमेज जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके अलावा डेटोनेशन जो होता है बहुत ही डेंजरस हो जाता है उन इंजन्स के अंदर जिसके अंदर नॉइज ही ना आए। सोचो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो प्रॉब्लम आपको पता ही ना चले कि अंदर अंदर चल रही है ना। जैसे कि आपके जो गाड़ी के जो इंजन होते हैं, जो पेट्रोल वगैरह के, वो तो आपको आवाज़ आ जाती है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जो एरो इंजन्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं, अगर उसके अंदर ये प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम आप नॉइज से पता नहीं लगा पाए, तो वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ सकती है कि आप उसमें कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाएंगे। कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जा पाएंगे अगर आपके इस नॉकिंग के साउंड को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी जो गाड़ियां होती हैं, छोटे इंजन जो होते हैं, उसमें इस नॉकिंग नॉइज को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है और इस प्रॉब्लम को हम एक बार अवॉइड कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन उन इंजन्स के अंदर जिसमें नॉइज हम पता नहीं लगा सकते, जैसे कि एयरक्राफ्ट का इंजन जो होता है, तो उसमें हम कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं कर सकते नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। हैंस सीवियर डेटोनेशन में परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम विच में अल्टीमेटली रिजल्ट इन कंप्लीट रेकेज ऑफ द पिस्टन। पिस्टन पूरी तरह से खराब हो सकता है, इंजन पूरी तरह से खराब हो सकता है, ओके। एक और चीज आती है आपके जो बार बार नॉकिंग होने की वजह से कार्बन, कुछ कार्बन भी आपका जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, फ्यूल के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके जम जाते हैं डिपॉजिट के फॉर्म में ऑन दी इंजन के सारे कंपोनेंट्स के ऊपर कार्बन डिपॉजिट्स हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम होती है। एक और प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं प्री इग्निशन। देखिए दो कंफ्यूजन होता है, एक ऑटो इग्निशन होता है, प्री इग्निशन। प्री इग्निशन मतलब होता है इग्निशन ऑफ द फ्यूल, इग्निशन ऑफ फ्यूल विदाउट स्पार्क। जब बिना स्पार्क किए, आपने कोई स्पार्क किया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं किया है। ऑटो इग्निशन के अंदर तो आपकी एक ऑलरेडी स्पार्क होके एक फ्लेम अपने आप बनी थी, फिर वो फ्लेम धीरे धीरे आ रही थी, उसके आने में इतना देर लग गया कि जो नीचे वाला चार्ज था वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच के जल जाता है, राइट। लेकिन इग्निशन ऑफ द फ्यूल विदाउट स्पार्क, अगर सोचो आपने कोई स्पार्क किया ही नहीं है और फिर भी आपका अगर फ्यूल जल जाए, तो इस प्रॉब्लम को प्री इग्निशन कहा जाता है। प्री इग्निशन एक बहुत खतरनाक समस्या होती है जो इंजन के अंदर डेटोनेशन कर सकता है। डेटोनेशन मतलब जैसे बम नहीं फटता है, उस प्रकार की चीज हो सकती है, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, इंजन के अंदर लोकल ओवर हीटिंग हो सकती है, स्पेशली ऑन द स्पार्क प्लग, स्पार्किंग प्लग या स्पार्क प्लग के ऊपर आपका ओवर हीटिंग हो सकती है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका स्पार्क प्लग इतना गर्म हो सकता है कि जिससे कि आपके जो है, आपका जो चार्ज एंटर करता है, जो सक्शन के दौरान चार्ज एंटर करता है, वो स्पार्क प्लग से हीट को कैप्चर कर लेता है। और हीट को कैप्चर करने से जब वो कंप्रेस होता है ना, तो कंप्रेस होते ही बिना स्पार्क के ही वो जलता है, और जलता नहीं है, वो धमाका करता है, डेटोनेशन कर देता है। इसी को प्री इग्निशन कहा जाता है। बिना स्पार्क के ही आपका फ्यूल अगर जल जाए, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो आपके इंजन के अंदर पहले से पैदा थी बार बार नॉकिंग की वजह से, तो वो फ्यूल अपने आप जल जाता बिना किसी स्पार्क के। इसी को प्री इग्निशन कहा जाता है, और यही प्री इग्निशन आगे जाके डेटोनेशन कर देता है। An engine detonating for a very long period would most probably lead to pre-ignition, and this is a real danger of detonation. इससे बहुत बड़ा डेंजर आ सकता है, जिससे इंजन पूरी तरीके से बर्बाद, खराब, सब कुछ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आपका प्री इग्निशन मतलब होता है कि आपका जो स्पार्क प्लग है उसने स्पार्क किया ही नहीं है। आपका जब सक्शन हो रहा है, जब सक्शन होता है, तो सक्शन के दौरान जब आपका चार्ज एंटर करता है, तो स्पार्क प्लग इतना गर्म हो जाता है, इतना हॉट हो जाता है, हॉट स्पार्क प्लग बार बार नॉकिंग की वजह से इतना गर्म हो जाता है, नॉकिंग की वजह से कितना गर्म होता है कि अपनी हीट को इसको दे देता है, चार्ज को दे देता है। अब जब ये चार्ज कंप्रेस होता है, अपने कंप्रेशन स्ट्रोक में जाता है, स्पार्क होने से पहले ही अपने जब वो कंप्रेशन स्ट्रोक पे जाता है, तो वो जल जाता है, और जल के वो डेटोनेशन कर देता है। इसी को हम प्री इग्निशन कहते हैं, ओके। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉकिंग को अफेक्ट करते हैं, डेटोनेशन को अफेक्ट करते हैं पेट्रोल इंजन में, सबसे पहला फैक्टर आता है कंप्रेशन रेशियो। देखो सिंपल सी बात है कि हमारे पेट्रोल इंजन के अंदर जो ये प्रॉब्लम होती है,
जो आपके नॉकिंग की वो होती है बिकॉज ऑफ स्मॉलर इग्निशन लैग। छोटा इग्निशन लैग होता है आपके पेट्रोल इंजन के अंदर। इस छोटे इग्निशन लैग की वजह से नॉकिंग की प्रॉब्लम होती है, कॉजेस नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन। तो अगर सोचो अगर मेरे पेट्रोल इंजन के अंदर नॉकिंग जो है वो छोटे इग्निशन लैग की वजह से हो रही है, बहुत ही कम इग्निशन लैग है, जो गैप है आपका स्पार्क और इग्निशन बहुत ही छोटा होता है, उसकी वजह से नॉकिंग होती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इग्निशन लैग को बढ़ाना पड़ेगा, इस डिले को बढ़ाना पड़ेगा मुझे इसके अंदर, अगर मुझे नॉकिंग को कम करना है, राइट। तो उसमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे वो सारे काम करने पड़ते हैं जिससे कि हम टेम्परेचर को कम कर सकें, प्रेशर को कम कर सकें इंजन के अंदर। टेम्परेचर प्रेशर कैसे कम हो सकता है, अगर कंप्रेशन रेशियो कम कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या करना होता है। हायर द कंप्रेशन रेशियो होगा, सो हायर विल बी द टेम्परेचर ऑफ द चार्ज, टेंडेंसी टू नॉकिंग विल इंक्रीज, द इफेक्ट विल बी सेम व्हेन द इनलेट वॉल्व। देखो हमें पता है कि आपके पेट्रोल इंजन में नॉकिंग हुई क्यों थी, बिकॉज ऑफ कि आपका जो एंड चार्ज था वो आपके इंजन के आसपास की हीट से इतनी हीट कैप्चर कर लेता है कि वो ऊपर से आने वाली फ्लेम का इंतजार बिना किए ही खुद ही जल जाता है अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच के। वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंचता ही नहीं अगर आपके इंजन के अंदर इतना हाई प्रेशर टेम्परेचर डेवलप होता ही नहीं। तो उसके इंजन के अंदर हाई प्रेशर टेम्परेचर डेवलप ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्रेशन रेशियो छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। कंप्रेशन रेशियो कम करना पड़ेगा, आपको इनलेट वॉल्व टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। इनलेट टेम्परेचर अगर इज हायर और अ सुपरचार्जर यूज, ओके। सो आपके बेसिकली वो कहना चाहता है कि अगर आप सुपरचार्जर यूज करते हैं तो नॉकिंग बढ़ जाएगी, अगर आप इनलेट टेम्परेचर को हाई करते हैं तो नॉकिंग बढ़ जाएगी, अगर आप इनलेट वॉल्व टेम्परेचर हाई करते हैं तो नॉकिंग बढ़ जाएगी, अगर आप कंप्रेशन रेशियो को हाई करते हैं तो नॉकिंग बढ़ जाएगी। तो नॉकिंग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर प्रकार के टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा, कंप्रेशन रेशियो कम करना पड़ेगा, और नो सुपर चार्जिंग। आपको पेट्रोल इंजन के अंदर किसी प्रकार की सुपर चार्जिंग नहीं करनी होगी, सुपर चार्जिंग को हमें अवॉइड करना होगा। तो हमें पता है कि नो सुपर मतलब हमें सुपर चार्जिंग नहीं करनी है, किसमें, पेट्रोल इंजन में। इसमें सुपर चार्जिंग का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सुपर चार्जर क्या करता है, वो प्रेशर को बढ़ा देता है, डेंसिटी को बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर आपके पेट्रोल इंजन में टेम्परेचर बढ़ता है, इनलेट टेम्परेचर, तो नॉकिंग हो सकती है 100%। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रेशर कम करने के लिए सुपर चार्जर नहीं यूज करना है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, और कंप्रेशन रेशियो को कम कर रखना है। इसीलिए कंप्रेशन रेशियो आपके पेट्रोल इंजन का 6 से 10 होता है। कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज 6 to 10 बिकॉज ऑफ नॉकिंग। नॉकिंग को कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ओके। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारी चीज आती है वो आपका आता है इंक्रीजिंग द लोड। अगर आप लोड बढ़ाते हैं, पेट्रोल इंजन के इंजन पे अगर लोड बढ़ता है, लोड मतलब कि पावर रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो उस कंडीशन में इंजन की पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और अगर पावर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से पेट्रोल इंजन को हम पार्ट लोड पे चलाते हैं, हैवी लोड पे नहीं यूज करते। हैवी लोड पे किसको चलाते हैं, डीजल इंजन को। डीजल इंजन हैवी लोड के लिए बने होते हैं, और पेट्रोल इंजन लो लोड के लिए या लो टॉर्क के लिए, लो पावर के लिए बने होते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आता है आपका एडवांसिंग द स्पार्क। स्पार्क को एडवांस करने से क्या होगा, स्पार्क को जल्दी करने से क्या होगा, अगर जल्दी स्पार्क कर दोगे तो इग्निशन लैग और कम हो जाएगा, इग्निशन लैग और छोटा हो गया तो नॉकिंग बढ़ जाएगी। इट विल रिजल्ट इन मोर कंप्रेशन ड्यूरिंग स्पार्किंग, द टेम्परेचर राइज विल बी हायर, डेटोनेशन विल इंक्रीज। Hence to avoid the detonation, sparking should be retarded. Retarded मतलब देर से करना होगा, हम स्पार्किंग जितना देर से करें उतना अच्छा है। इग्निशन लैग जितना लंबा होगा उतना नॉकिंग कम होगी, बड़ा होना चाहिए इग्निशन लैग, गैप थोड़ा देर का होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट फैक्टर आता है डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम ट्रेवल। सारी समस्या तो इसी चीज की थी, आपकी फ्लेम जो ऊपर से चल रही थी, अगर उसको इतना डिस्टेंस ना कवर करना पड़ता, जो ऊपर से अगर फ्लेम चल रही थी, अगर वो इतना डिस्टेंस ना कवर करना पड़ता, तो आपका जो चार्ज है वो इतना सुलगता नहीं हो, अपने आप जलता नहीं। सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि आपकी जो फ्लेम थी उसको बहुत समय लग जाता है यहां तक पहुंचने में, जिसकी वजह से आपका जो एंड चार्ज था अपने आप जल जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर इंजन का साइज छोटा कर दें,
ड्यू टू दिस रीजन द सिलेंडर डायमीटर फॉर पेट्रोल इंजन इज लिमिटेड टू 15 सेंटीमीटर। इसलिए पेट्रोल इंजन के जो इंजन का साइज होता है छोटा होता है, ताकि आपकी जो फ्लेम है उसे थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता और एंड चार्ज अपने आप नहीं जलता, वो इसी फ्लेम से जलता और नॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। यही कारण है कि आपके पेट्रोल इंजन का साइज छोटा रखा जाता है और सिलेंडर का डायमीटर भी 15 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। ओके, लोकेशन ऑफ द स्पार्क प्लग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द नॉकिंग इन द पेट्रोल इंजन। स्पार्क प्लग को जनरली लोकेट करना चाहिए सेंटर के पास और इनलेट वॉल से दूर एंड नियर एग्जॉस्ट वॉल। एग्जॉस्ट वॉल के पास रखना चाहिए स्पार्क प्लग को और इनलेट वॉल से दूर रखना चाहिए और सेंटर की तरफ रखना चाहिए थोड़ा सा। ओके, टर्बुलेंस की बात करें, टर्बुलेंस मतलब होता है किस स्पीड से, टर्बुलेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्पीड आ जाता है या वेलोसिटी आ जाती है। टर्बुलेंस ऑकर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम की वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए। इन इंजन टर्बुलेंस टेक प्लेस ड्यू टू हायर स्पीड। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टर्बुलेंस होगा। द फ्लेम फ्रंट विल रीच द एंड चार्ज फास्टर, डेटोनेशन विल बिकम लेस। अगर इंजन की स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्लेम बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी कहाँ पे, पूरे चार्ज के पास, और नॉकिंग नहीं होगा। इसलिए हमारे इंजन को, जो पेट्रोल इंजन होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, पेट्रोल इंजन आर हाई स्पीड इंजन। इसी वजह से पेट्रोल इंजन क्या होते हैं, आर हाई स्पीड इंजन। ओके, ये भी याद रखना है, दे आर कॉल्ड एज हाई स्पीड इंजन। यही कारण होता है उनके हाई स्पीड इंजन का। ओके, क्योंकि उससे नॉकिंग कम हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसे बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। आप किसी भी फ्यूल को जब अपने पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ लिखा होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम लिखा होता है, हाई स्पीड लिखा होता है, राइट, और एक नॉर्मल पेट्रोल होता है आपका। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए, जो फ्यूल आप अपने इंजन के अंदर डलवा रहे हैं उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो नॉकिंग करेगा कि नहीं करेगा। तो फ्यूल की क्वालिटी को कौन बताता है, ऑक्टेन नंबर बताता है। द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल इज डिटरमाइंड बाई कंपेयरिंग पेट्रोल विद अनदर फ्यूल। और ये अनदर फ्यूल जो होता है वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है आइसो ऑक्टेन का, आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का। इनकी क्या खास बात होती है, आइसो ऑक्टेन के अंदर जीरो नॉकिंग क्वालिटी होती है या 100% एंटी नॉक क्वालिटी, या नॉकिंग को रेजिस्ट करने की क्वालिटी 100% होती है। और नॉर्मल हेप्टेन जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी नॉकिंग करता है। हायर द ऑक्टेन नंबर ऑफ द मिक्सचर that matches with the petrol is said to be of higher quality, knocking is less। मतलब कुल मिला के अगर जिस फ्यूल को आप अपने इंजन में डलवा रहे हैं, जिस पेट्रोल को, अगर उसका ऑक्टेन नंबर हाई है तो वो इंजन नॉकिंग, वो फ्यूल इंजन में जाके नॉकिंग कम करेगा। अगर उसका ऑक्टेन नंबर कम है तो नॉकिंग ज़्यादा करेगा, क्योंकि ऑक्टेन नंबर आपके पेट्रोल की एंटी नॉक क्वालिटी को बताता है कि वो नॉकिंग कितना कम करेगा। ओके, इफ परसेंटेज ऑफ ऑक्टेन इन द स्टैंडर्ड मिक्सचर इज 70%, जितना आपके ऑक्टेन का परसेंटेज होता है ना, जैसे कि आपका ऑक्टेन नंबर 2 नंबर से मिलता है, आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। तो जितना ज़्यादा आपका ऑक्टेन उसके अंदर आपके जो ऑक्टेन नंबर की जो कंपोजिशन है, आइसो ऑक्टेन का जितना परसेंटेज होता है ना, वही सेम वैल्यू आपके ऑक्टेन नंबर की होती है। ओके, द परसेंटेज ऑफ द ऑक्टेन इन द स्टैंडर्ड मिक्सचर इज 70%, तो सीधे सीधे आपका ऑक्टेन नंबर भी 70 हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। अगर ऑक्टेन नंबर 70 है तो इसका मतलब कि आइसो ऑक्टेन 70% है, तो एन हेप्टेन कितना होगा, 30% होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इंडिया में जो आपका पेट्रोल यूज किया जाता है उसका ऑक्टेन नंबर करीब 70 to 80 होता है, और हाई ग्रेड जो पेट्रोल होते हैं जैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम या हाई स्पीड जिनको बोला जाता है, उनका 90 to 93 होता है। लेकिन अभी नए नॉर्म्स आ चुके हैं, जैसे कि आपको पता है कि सरकार जो है सब चेंज करती रहती है। तो रिसेंटली जो न्यू नॉर्म्स आपके आए हैं, न्यू नॉर्म्स जो आपके दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल पेट्रोल आपका है, जो इंडिया में यूज़ करते हैं हम हर पेट्रोल पंप पे, जो नॉर्मल पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाओगे, क्योंकि कोई भी इंसान ये डलवाता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उससे गाड़ी खराब हो रही थी, तो नॉर्मल पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर कर दिया गया वो 90 से 92 कर दिया गया है। और जो हाई स्पीड है या प्रीमियम वाला जो पेट्रोल है उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा के कर दिया गया है, कितना, 95 कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये नया डेटा है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में ओल्ड डेटा से पूछा जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये है ऑक्टेन नंबर के बारे में। लास्ट में आता है आपका एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल इंजन एक ऐसा इंजन होता है
जो मतलब वेरिंग एयर फ्यूल रेशियो पे काम करता है। अलग अलग एयर फ्यूल रेशियोज का वेरी करता रहता है। मैक्सिमम पावर के लिए आपके पेट्रोल इंजन में जो इक्विवेलेंस रेशियो होता है, फ्यूल बाय एयर रेशियो एक्चुअल बाय फ्यूल बाय एयर रेशियो आइडियल या स्टॉकियोमेट्रिक, वो 1.1 से 1.2 होता है। अंडर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन पे जब आपको मैक्सिमम पावर चाहिए होती है तो टेम्परेचर भी बड़ा होता है और वेलोसिटी भी हाइयर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉकिंग क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी हाइयर होगी तो नॉकिंग आपकी कम होगी। तो सीधे सीधे हम पेट्रोल इंजन के बारे में हम ऐसे नहीं कह सकते, मैं बता देता हूं। लीन एंड रिच मिक्सचर पे, अगर लीन एंड रिच मिक्सचर होता है, लीन एंड रिच मिक्सचर होने पे क्या होता है, नॉकिंग आपकी बढ़ती है। मतलब कुल मिला के लीन मिक्सचर हो चाहे रिच मिक्सचर हो, नॉकिंग आपकी बढ़ेगी। लेकिन स्टॉकियोमेट्रिक मिक्सचर में, स्टॉकियोमेट्रिक मिक्सचर पे अगर हम काम कराते हैं, स्टॉकियोमेट्रिक मिक्सचर कह सकते हैं या स्टॉकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो पे हम अगर काम कराते हैं, ठीक है, या आइडियल एयर फ्यूल रेशियो पे, तो नॉकिंग नहीं होगी, कोई नॉकिंग नहीं होगी आपके पेट्रोल इंजन में। बट स्टॉकियोमेट्रिक में एयर फ्यूल रेशियो पे इंजन को चलाना ये इम्पॉसिबल जैसा ही होता है, क्योंकि हमेशा आप इंजन को स्टॉकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो पे नहीं चला सकते। स्टॉकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो मतलब क्या होता है, ये आपका वो रेशियो होता है एयर एंड फ्यूल का, एयर एंड फ्यूल का वो रेशियो होता है जिसपे एयर और फ्यूल दोनों नहीं बचते हैं कंबशन करने के बाद। ये वो रेशियो होता है जो कंप्लीट कंबशन के लिए, अगर आपको कंप्लीट कंबशन कराना है तो उसके लिए जो आपको एयर फ्यूल रेशियो चाहिए होता है उसे हम कहते हैं स्टॉकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। लेकिन आपका इंजन इस पे ज़्यादातर चल नहीं पाता। ये कब होता है, जब क्रूजिंग पे चलता है गाड़ी, ज़्यादातर जो क्रूजिंग कंडीशन होती है उसमें आपका स्टॉकियोमेट्रिक मिक्सचर होता है। अगर अपनी गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं ना, तो आपके इंजन में नॉकिंग नहीं होगी कुल मिला के। अगर बार बार स्पीड को चेंज करोगे तो नॉकिंग ज़्यादा होगी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कुल मिला के बार बार गियर चेंज करोगे, स्पीड को कम ज़्यादा करोगे, ब्रेक लगाओगे, सब करोगे तो नॉकिंग होगी। अगर गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे तब स्टॉकियोमेट्रिक मिक्सचर यूज़ किया जाएगा, उस कंडीशन पे नॉकिंग नहीं होगी। ओके, अवॉइड कर सकते हैं नॉकिंग को। तो ये था दोस्तों कंबशन इन द पेट्रोल इंजन एंड नॉकिंग। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। So thank you so much and have a nice day. Thank you so much everyone.